चलिए आइए देखिए, हम लोग कल तक यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना। अब ध्यान से देखिए, कह रहा पाषाण काल, तो अब यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाए और कुछ आगे का भी हम लोग पढ़ लें। तो देखिए पाषाण काल जो था, तो पाषाण काल को उपकरणों के आधार पर क्या कर दिया गया था, वर्गीकरण कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था, बांट दिया गया था, है ना। अब कहता है कि हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक पूरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है और एक नव पाषाण काल है। और मैंने कल आपको बताया था कि ये जो आपका है टॉपिक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं आपके एग्जामों में, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से देखिए इसको। अब कहता है कि पाषाण काल में अगर हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, तो कहता है कि जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है ना, पूरा जो पाषाण काल है, तो एक आता है 1970 का समय आता है, जिसमें एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है लारटेट। क्या नाम है? लारटेट, है ना। उन्होंने पूरा पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में बांट दिया था। कितने हिस्सों में बांट दिया था? 3 हिस्सों में बांट दिया था। बस मैं नाम बता दे रहा हूँ, उसके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वो। तो ये है आपका लारटेट। ये लारटेट एक इतिहासकार थे जिन्होंने क्या किया था, इस पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा था। एक था पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और एक था उच्च पूरा पाषाण काल। तीसरा क्या था? उच्च पूरा पाषाण काल। अब ध्यान से सुनना, ये जो लारटेट थे 1970 में पूरा पाषाण का विभाजन कर दिए, बांट दिए, तो ये उपकरणों के आधार पे ही बांटे थे, है ना। पूर्व पूरा पाषाण काल में कुछ छोटे पत्थर के बने उपकरण मिल रहे थे, फिर मध्य पूरा पाषाण काल में उससे थोड़े से बड़े पत्थर, फिर आपके जो है उच्च पूरा पाषाण में उससे थोड़े से बड़े पत्थर के उपकरण। ऐसे पत्थर के उपकरणों के आधार पे 3 काल खंडों में उसको क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। क्लियर हो गई बात। अब आइए पाषाण काल में हम देखते हैं कि मानव कैसे रहता था। मानव कैसे रहता था ना, उसका रहन सहन क्या था, उसका खान पान क्या था, ठीक है, उसका पहनावा क्या था, भाषा था भी तो कैसा था, कृषि करता था कि नहीं करता था, अपना भोजन कैसे करता था। इन सारी जानकारियां जो हैं हम देखेंगे पाषाण काल में कैसे मिलते हैं। तो जैसे कल मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लक्षण के रूप में देखेंगे, लक्षण या फिर गुण। हम देखेंगे एक एक करके कि पूरा पाषाण काल का गुण क्या था, मध्य पाषाण काल का और नव पाषाण काल का। तो लक्षण में हमने क्या देखा था कल, कि जो पूरा पाषाण काल का मानव था, जो मनुष्य था, वो क्या था? आखेटक था। तो पहला पॉइंट इसमें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखेटक था। क्या था बेटा? आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकारी था, ठीक है। और क्या था? खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था, संग्राहक। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा पाषाण काल में रहने वाला आदमी था, जो मनुष्य था, वो आखेट करके अपना जीवन यापन करता था, मतलब शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। और अपना भोजन कैसे करता था? शिकार करके ही करता था, जंगलों में जानवरों को मारता था। और जानवरों को मारने के लिए, ध्यान से देखिएगा, पूरा पाषाण काल है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, स्टोन एज। हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज का ही तो विभाजन हुआ है। जो हथियार वो उपयोग में अपने लाएगा वो किसका बना होगा? पत्थर का बना होगा। आप देखोगे पत्थरों को काट कर उसको नुकीला बना दिया जाता था, और उसी नुकीलेदार पत्थर से हमला किया जाता था जानवरों के ऊपर, और जानवरों को मार दिया जाता था, और जानवरों को उसके बाद अपने भोजन के रूप में ये प्रयोग करते थे। क्लियर है? तो इस तरह से ये अपना भोजन करते थे और जीवन यापन करते थे। और कहता है कि खाद्य संग्राहक भी थे, मतलब अपने भोजन को इकट्ठा करके रखते थे कि अगर मान लो कहीं शिकार कुछ दिन नहीं मिले तो हम लोग क्या खा के अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे जिएंगे। तो इसलिए जो भोजन वो जो शिकार करते थे उनको भोजन के रूप में, खाद्य के रूप में संरक्षित रख लेते थे, इकट्ठा करके रख लेते थे कि बाद में अगर हमें शिकार ना मिले तो हम फिर से अपना भोजन उससे कर पाए, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि वो खाद्य संग्राहक थे। क्लियर हो गई बात। और ध्यान से सुनिए, इसमें क्या था, एक नोट
कि ये कृषक और पशुपालक नहीं थे, मतलब पशुपालक एवं कृषक नहीं थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मतलब पूरा पाषाण काल में रहने वाला जो मानव था वो उसको पशुपालन का कोई ज्ञान नहीं था, और तो और उसको कृषि करने का भी कोई जानकारी नहीं था, मतलब कृषि का ज्ञान नहीं था। तो ये भी याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में ना ही पशुपालन था और ना ही कृषि करने की कोई जानकारी थी उनके पास। ठीक है, अब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल जब आता है तो वहां का जो मानव है, जो मनुष्य है, वो अपना जीवन यापन कैसे करता था, है ना। तो वो भी क्या था, आखेटक था। मध्य पाषाण काल का मानव भी क्या था, आखेटक था। ठीक है ना, आखेटक माने शिकारी था, और ये भी अपना खाद्य क्या करता था, खाद्य संग्राहक था। और प्लस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि यहां से पशुपालन का क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। मतलब मध्य पाषाण काल का मनुष्य पशुपालन करना सीख लेता है, पशुपालन के बारे में जानकारी जो है यहां से मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि यहां से क्या होता है, पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। और आपको मैंने कल बताया था कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, कुत्ता था। मनुष्यों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, अब आइए, अब कहता है कि यहां पशुपालन हो गया। अब हम नव पाषाण काल में जाएंगे तो क्या पाएंगे, क्या पाएंगे, कृषि। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण आएगा कृषि। क्या होगा, कृषि। और ये प्रश्न आपके एग्जामों में बन चुका है, आपसे पूछा गया है कि कृषि का आविष्कार या कृषि कब से प्रारंभ हुआ, तो आप क्या बताओगे, नव पाषाण काल से माना जाता है कि कृषि का प्रारंभ हुआ। क्यों, क्योंकि कृषि का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलता है, नव पाषाण कालिक स्थल। अभी हम नीचे आएंगे तो आप एक पढ़ो, कोल्डिहवा पढ़ोगे, कोल्डिहवा से जो है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले, लेकिन उससे पहले भी मेहरगढ़ में मिले हैं। उससे पहले आओगे तो फिर लहुरा देव में मिले हैं। अभी मैं सारा बात बताऊंगा, ठीक है ना। यूपी में है लहुरा देव, वहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, है ना। मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान का स्थल है, बलूचिस्तान, वहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। फिर कोल्डिहवा आपका इलाहाबाद का जगह है, आपका यूपी में है, वहां से भी चावल की भूसी मिली है। ठीक है ना, अभी क्लियर होगा धीरे धीरे, घबराओ मत। तो नव पाषाण काल में क्या मिला है, कृषि के साक्ष्य, मतलब कृषि करना यहाँ का मानव सीख लिया था, खेती करना। और सबसे बड़ी बात ये हुई थी, मैंने आपको बताया था कल, कि जैसे ही कृषि आएगा मनुष्य के जीवन में, वैसे उनके जीवन में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति भी आएगी। मतलब यहां से क्या आएगा, अस्थाई निवास। अस्थाई निवास मतलब क्या था, नव पाषाण काल से पहले जब तक कृषि की खोज नहीं हुई थी, कृषि करना मनुष्य नहीं जानता था, तब तक वह अपना जीवन यापन कैसे करता था, खाना बदोश का जीवन जीता था। कैसा जीवन जीता था, खाना बदोश का जीवन जीता था। खाना बदोश का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ का जीवन, है ना। मतलब कुछ दिन हम यहाँ रहें, अपना भोजन यापन किए, आराम किए, फिर कुछ दिन कहीं और। अस्थाई निवास नहीं था, जैसे आज भी हम देखते हैं कबीलों में लोग रहते हैं, खाना बदोश की जीवन जीते हैं। कभी यहाँ रहेंगे, कभी हरियाणा जाएंगे, कभी पंजाब जाएंगे, कभी राजस्थान जाएंगे, कभी उत्तर प्रदेश में, आपके पडरौना में भी आते रहते हैं। तो उनका कोई एक अस्थाई घर निवास नहीं है कि वो वहीं पे रह के जीवन यापन अपना करेंगे। जैसे हमारा तो है, हमारा एक घर है निश्चित, कहीं भी दिल्ली में, विदेश, अमेरिका घूम के आए फिर भी अपने घर आ जाएंगे, है ना। तो अस्थाई निवास की जो प्रवृत्ति थी वो हमारे नव पाषाण काल में दिखाई देती है। और मनुष्य अस्थाई निवास इसलिए अस्थाई बन के रहने लगा क्योंकि उनको जरूरत थी। क्यों जरूरत थी, क्योंकि अपने खेती कृषि करने के लिए जब तक आप वहाँ टिक के नहीं रहोगे तब तक खेती नहीं कर पाओगे। समय से खेतों की जुताई करनी है, समय से उसमें बीज डालना है, समय से पानी डालना है, समय से खाद डालना है। आज जब फसल तैयार होगी तो फसल की रक्षा करने के लिए आपको वहाँ पे लाठी लेकर मौजूद रहना है कि भाई कोई जंगली जानवर आके मेरे खेतों को चर न जाए, खा न जाए, सारे फसल को बर्बाद न कर दे, है ना। तो इसलिए उनमें अस्थाई निवास की प्रवृत्ति आई। उसी अस्थाई निवास से
इनमें क्या निर्माण हुआ? एक समाज का निर्माण होता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होने लगता है ना। और कहा गया, अरस्तु का स्टेटमेंट है, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या होता है? एक सामाजिक प्राणी है ना। तो यहाँ से समाज का निर्माण होता है और यहीं से तब समाज शास्त्र आता है भाई। ठीक है, उससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। तो समाज आ गया। बस देखो, कृषि के आने से दो चीजें अपने आप आ रही हैं, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, और जब लोग एक साथ एक जगह रहने लगेंगे तो अब उनके बीच एक समाज की स्थापना होगी, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा, समझेंगे, और विचारों के साथ साथ वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। तब वहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली भी आ जाएगी, तब वहां पे इकोनॉमी आ जाएगा, अर्थव्यवस्था आ जाएगा। तो देख रहे हो, समाज के साथ, समाज शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र भी आ गया। और जैसे ही अर्थ इकोनॉमी आ जाएगा, वैसे ही वहां पे भावना क्या आएगा? संप्रभुता का। तो यहाँ पॉलिटी है घुस रहा है, देखो पॉलिटी घुस रहा है अब, है ना। संप्रभुता की भावना आ जाएगी कि भाई एक कबीले का निर्माण होगा और उस कबीले पे शासन कौन करेगा? तो कहा जाएगा कि उस कबीले में जो सबसे चालाक होगा, सबसे शरीर से ताकतवर होगा, वो कबीले का सरदार नियुक्त होगा, है ना। तब वहां से पॉलिटी शुरू, राजनीति शास्त्र मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे विषयों का ऐसे ही तो विकास हुआ। तो पहले मानव का विकास होगा, तब ना विषयों का होगा। तो यहां से दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब आइए, अब हम लक्षण गुण को देख लेते हैं। इस तरह से इनका जीवन यापन चल रहा था। फिर देखते हैं हम, इसके बाद इन्होंने औजार के रूप में कौन कौन से पत्थरों का उपयोग किया था? औजार, है ना। औजार के रूप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था, मनुष्य था, वो जिस पत्थर का औजार बनाता था, जिससे वो शिकार करता था, वो पत्थर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, क्वार्टजाइट पत्थर। क्या? क्वार्टजाइट पत्थर। ये क्वार्टजाइट पत्थर होता था, जिस पत्थर का वो बहुत ही अच्छे से सर्पीला जो है औजार बना लेते थे। एक और पत्थर था सल्क ब्लेड। क्या था? सल्क ब्लेड। अच्छा, ये बात बताओ, हर एक पत्थर का औजार नहीं बनाया जा सकता है। कोई ऐसा ऐसा पत्थर होता है, जब उसको नुकीला करने के लिए उस पर आघात करोगे ना पत्थर से मार मार के, तो क्षण भंगुर होता है, भुसभुसिया टाइप का, है ना, तुरंत बिखर जाएगा, उससे नहीं बना पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे चट्टानी पत्थर होंगे जिनको आराम से आघात कर करके नुकीला बनाया जा सकता है, और काफ़ी मजबूत होते हैं और जानवरों के खाल में छेद कर अंदर तक घुस जाते थे, जिससे आसानी से शिकार किया जा सकता था। तो ये उनमें के ही पत्थर थे जो काफ़ी मजबूत थे और जिनको नुकीला बनाया जा सकता था। इसका नाम से ही लग रहा, सल्क ब्लेड, ब्लेड के जैसा धारदार होता था, मार दो गर्दन धड़ से अलग हो जाता था, है ना। तो इस तरह का पत्थर उपयोग में लाते थे वो लोग और शिकार करना शुरू करते थे। क्लियर है? तो इस तरह से वो शिकार करते थे। और इनका जो औजार था वो माइक्रोलीथ था। क्या था? माइक्रोलीथ था। तो माइक्रोलीथ का मतलब होता है सूक्ष्म पत्थर। अब देखो ध्यान से, अभी तक पूरा पाषाण काल में लोग निर्वस्त्र रहते थे, है ना। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पेड़ पौधों के छालों और पत्तों को लपेट लेते थे, है ना, और अपने तन को ढकते थे। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो माइक्रोलीथ जो शब्द आता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सूक्ष्म पत्थरों का उपयोग होने लगता है, मतलब बहुत पतले पतले छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करते थे, औजारों के रूप में उसका उपयोग करते थे वो, है ना। जानवरों को मारकर उनके खालों को उधेड़ लेते थे और उन्हीं के खालों को, इन्हीं सूक्ष्म पत्थरों की सहायता से, है ना, पेड़ पौधों की छाल से उसको सिल देते थे और सिलने के बाद उसी खाल को, जानवरों को खालों को अपने तन को ढकने के लिए प्रयोग में लाते थे और कपड़े के रूप में वो काम करता था। ठीक है, मतलब क्या है, ठंडी मौसम है तो ठंडे मौसम से बचने के लिए अपने तन को ढकना जरूरी है, तो जानवरों के खालों को इस तरह से सिलकर वो ढकते थे। तो ये माइक्रोलीथ से संभव हो पाया, सूक्ष्म पत्थर से। अब कहोगे सर जानवर की खाल लाइए, हम इतना बड़का बड़का पत्थर रखें उसी से सिल देंगे, सिल पाओगे? नहीं सिल पाओगे। बड़े पत्थर से नहीं सिला जा सकता था, लेकिन छोटे पत्थरों से ये संभव हो सका, छेद कर करके उसमें जो है। ठीक है ना। आ जाओ, यहां पे जो पत्थर आता वो क्या था? स्लेट। एक पत्थर है स्लेट, जिसका औजार वो बनाते थे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये था। और क्या था?
खोज। अब ध्यान से देखना, ये जो खोज होगा ना, ये मानव जीवन को ही बदल के रख देगा, है ना। मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देने वाला ये खोज होगा। जो पहला खोज होगा आपका पूरा पाषाण काल में, वो किसका खोज होगा? आग की खोज होगी, ठीक है ना, आग की खोज। तो आपसे यहाँ से बहुत ज़्यादा बार प्रश्न बना है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बन चुका है। आपसे पूछा गया है कि आग का आविष्कार या फिर आग की खोज किस काल में हुई थी, तो आप क्या बताओगे? पूरा पाषाण काल में हुआ था। चाहे आपके ऑप्शन ये तीनों रहेंगे, लेकिन मारना किस पे है? पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था, ठीक है ना। अब आग का खोज होगा तो मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? उनके रहन सहन में परिवर्तन आएगा, उनके खान पान में परिवर्तन आएगा, है ना। खान पान में कैसे आएगा? जैसे वो पहले शिकार करते थे तो कच्चे ही जानवरों के मांस को खा जाते थे, है ना। लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार होगा तो वो पहली बार भुना हुआ, है ना, मांस खाएंगे। इसमें कितने लोग मांसाहारी हैं? तो कभी कच्चा खा के देखना, उसके एक प्लेट में कच्चा मांस, एक प्लेट में पका मांस, तब फील कर पाओगे ना उनको क्या आनंद आया होगा। और कहा जाता आग का आविष्कार खोज कैसे हुआ, तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पत्थर को पत्थर से टकराया गया तो आग लग गया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जंगलों में पेड़ों से पेड़ रगड़ खाए और उस रगड़ खाने को घर्षण की वजह से गर्म हो गया, गर्माहट की वजह से जंगलों में आग लग गई। और उस आग में जो जंगली जानवर थे पूरी तरह से झुलस गए। तब जो पूरा पाषाण काल का मानव था, उस जले हुए और भुने हुए जानवरों के मांस को जब खाया तो उनको बड़ा स्वादिष्ट लगा, बड़ा आनंदित हो गए, वाह क्या बात है। कच्चा मांस को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है मशक्कत करना पड़ता था, बहुत देरी से पचता था, लेकिन पका हुआ मांस बहुत जल्दी से पच जाता था, ठीक है। तब पूरा पाषाण का मानव कहा कि ओहो, अब हम लोग पका के खाएंगे। क्या खाएंगे? पका के खाएंगे। तो खान पान में परिवर्तन हुआ। और तो और देखो, यहां पे आग का व्यापक प्रयोग होगा, आग का उपयोग होगा, है ना। यहां पे आग का खोज तो हुआ, लेकिन आग का सबसे ज्यादा जो प्रयोग करेगा मानव, वो कहां करेगा? मध्य पाषाण काल में करेगा। अब उसके रहन सहन खान पान में पूरा परिवर्तन, है ना। जाएगा झील झरने से मच्छी मार के लाएगा, भून के खाएगा, है ना। जंगल से हिरण का शिकार करेगा, भून के खाएगा, है ना। उसको पका के खाएगा, ठीक है ना। शेर का शिकार राजा महाराजा करते थे भैया, वो भी पका खाएंगे। इसमें राजा महाराजा नहीं है, इसमें अभी मानो राजा के क्रम में नहीं है। तो आग का प्रयोग करेगा अपने बचाव के लिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके जीवन में परिवर्तन आएगा कि अपने आप को मौसमी दशाओं से बचाने के लिए आग का उपयोग करेगा, है ना। ठंडी सर्दी से बचने के लिए आग जलाएगा, आग के पास बैठेगा मानव, है ना। अब बैठ के आग सेकेगा, ठंडी से बचाएगा अपने आप को। यहाँ तक कि जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए किसका प्रयोग करेगा? आग का प्रयोग करेगा। मशाल जला लेगा, है ना। और जंगली जानवर आग से डर के क्या हो जाते थे? भाग जाते थे। तो जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए आग का प्रयोग करेगा। बात समझ में आ रही है? और खाना तो पका ही रहा है। और तो और प्रकाश के लिए, पहले अंधेरा हो जाने के बाद मानव जो था मध्य पाषाण काल का या पूरा पाषाण काल का, कहीं जा नहीं पाते थे क्योंकि अंधेरे में उनको दिखाई। अब आप सोचोगे सर जी कहीं टार्च लेके जाता था, यहाँ टार्च, अभी आग का खोज हो रहा है, टार्च का खोज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तुम लोग दिमाग खुराफात है ना, चल रहा होगा। टार्च लेके जाना चाहिए रात में। आज के जमाने में हम लोग लेके जाएंगे तो हम लोग खा डालेगा, वो देख के कौन जाला देख के हम लोग खा डालेगा। कौन खा डालेगा? तो भाई टार्च लेके जाओगे तो खाएगा नहीं, आग लेके जाओ। अब शेर टार्च मने क्या जानता है? आग मने जानता होगा। कभी न कभी जंगल में आग देखा होगा, डरा होगा, है ना। तो ये रात के समय भी अब शिकार करना शुरू कर देंगे। पहले तो दिन के समय शिकार करते थे, लेकिन जैसे ही आग के प्रयोग को ये जानेंगे समझेंगे तो ये रात के समय में घात लगाकर क्या करने लगेंगे? शिकार करने लगेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना शुरू कर देंगे रात के समय में। क्यों? क्योंकि इनके पास आग था और आग से उजाला होता था और उस उजाले से वो देख सकते थे रास्तों को,
ठीक है ना। तो इस तरह से इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्लियर हो गया बात। इसके बाद सबसे जो क्रांतिकारी खोज होगा, जो मानव सभ्यता को ही बदल के रख देगा, वो क्या है? पहिए की खोज। किसकी खोज? पहिए की खोज। ये पहिए की खोज जो होगी ना, ये बहुत ही क्रांतिकारी खोज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक मनुष्य किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता था तो कैसे ले जाता था? या तो अपने सर के ऊपर उठा के ले जाता था, या फिर किसी जानवर के ऊपर लाद के ले जाता था, गधा पे, घोड़ा पे, है ना, या फिर भैंस पर, जो भी कह लो, उस समय उनके पास जो भी जानवर उपलब्ध होते थे। अब पहिए की खोज हो जाने की वजह से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन क्या आया कि वो पहिया लगाकर कुछ ऐसा निर्माण कर सकते थे जिसपे अधिक से अधिक वस्तुएं और अधिक भारी वस्तुओं को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था, ठेल कर या फिर किसी जानवर के माध्यम से खींच कर। ठीक है ना। अगर पहिया नहीं होता, आज कल्पना करो पहिया नहीं होता तो जितनी गाड़ियां, हवाई जहाज में उड़ रहे हो, उड़ पाते? हवाई जहाज भी पहले रनवे पे दौड़ता है फिर उड़ता है, तो पहिया नहीं रहता दौड़ता कहाँ, उड़ता ही नहीं। तुम लोग साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चल रही है, एक से एक VIP 4 व्हीलर आ गया, बिना पहिया का क्या है उसका महत्व? हाँ, रेंज रोवर खरीद के लाओ, है ना, 10 करोड़ का गाड़ी खरीद के लाओ, पहिया निकाल के रख लो, कहोगे भैया हम पहिया नहीं देंगे, वो 10 करोड़ उसका बेकार, बिना पहिया का महत्वहीन हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो पहिया देखो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। अब मनुष्य क्या होने लगा? वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से लाद के, अपने भी लादा जाता था, चल जाता था। ठीक है, चलो, तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। ये प्रश्न आपके बन चुके हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए, अब हम कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देख लेते हैं। इतना लिखना है, लिख चुके हैं, तो इसको मिटाता हूं और मिटाने के बाद मैं स्थल लिख, ठीक है ना। कुछ अगर लिखना हो तो पहले लिख लो। लिख रहे हो कुछ? लिख, चलो देखो, अब यहाँ पे जो अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्थल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, महत्वपूर्ण स्थल है ना, महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के वह कौन कौन से स्थल हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और पूरा पाषाण काल का साक्ष्य वहां से मिला है। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे, एक एक करके सारे लोगों का देखेंगे, इसमें मध्य पाषाण काल में भी, नवपाषाण काल। और ये याद करना है, किसी भी हाल में आपको समझना है, याद करना है, क्योंकि यहाँ से आपके IAS और PCS के एग्जाम में तो भरमार है क्वेश्चनों का, है ना, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए याद करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, आपका जो पूरा पाषाण कालिक जो स्थल है, जो पहला स्थल है, उसका नाम है अतिरमपक्कम। क्या नाम है? अतिरमपक्कम जो है तमिलनाडु के मद्रास में था, मद्रास में खोजा गया। अतिरमपक्कम एक जगह का नाम है, वहां से हैंडेक्स की खोज हुई थी। हैंडेक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी की खोज हुई थी, और वो खोज किसने किया था? विलियम किंग ने किया था। और विलियम किंग कौन था? रॉबर्ट ब्रूस फूट का मित्र था। ठीक है, कम से कम इतनी जानकारी तो याद रखो। आ जाओ, देखो, ये रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन था भाई? ये भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद इनको कहा जाता है। ये PCS के एग्जाम में पूछ दिया था कि रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में सुन लो। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो 1863 ईस्वी में चेन्नई के पास, है ना, पल्लवरम नाम का एक जगह है, चेन्नई तमिलनाडु में। तो पल्लवरम में उन्होंने एक हैंड एक्स खोजा था, और उन्हीं के मित्र तमिलनाडु में ही अतिरमपक्कम में भी एक खोज निकाला था। ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, तो महत्वपूर्ण स्थल में पहला नाम क्या है? अतिरमपक्कम। तो जो अतिरमपक्कम है वो कहां पे है? तमिलनाडु। TN माने तमिलनाडु, याद रखिएगा। कहां पे? तमिलनाडु के मद्रास में है। इसका खोज किसने किया था?
इसका खोज किए थे विलियम किंग ने, विलियम किंग ने। और अतिरम पक्कम से क्या मिला था? हैंड एक्स मिला था। हैंड एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी मिला था। क्लियर हो गई बात? तो ये प्रश्न बन चुका है आपके एग्जाम में, पीसीएस में पूछा गया। दूसरा आपको नाम याद रखना, हथनौरा। क्या याद रखना है? हथनौरा। हथनौरा आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के हथनौरा से भी पूरा पाषाणकालिक कुछ वस्तुएं मिली हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना? तीसरा आपको याद रखना है भीमबेटका। क्या नाम याद रखना है? भीमबेटका। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका जो है ये कहां पे है? एमपी, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, कहां पे है? नर्मदा घाटी में स्थित है भीमबेटका। एक गुफा है और उस गुफा में क्या मिलता है? चित्र मिलता है। मतलब पूरा पाषाण काल का जो मानव था उस गुफा में जाके रहता था और रहते रहते उस गुफा पे ऐसे ऐसे करके क्या किया था? चित्रकारी किया था। मतलब उकेर कर। शैल चित्रकला का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है ये भीमबेटका। शैल का मतलब होता है पत्थर, और शैल को मतलब पत्थर को उकेर कर बनाया गया था। उकेर कर मतलब मान लो एक पत्थर से यहाँ पे हम बार बार ऐसे कर रहे हैं तो उकेरना कहलाएगा वो। और उस उकेर कर, है ना, जो चित्र बनाया गया था वो कहाँ मिलता है? भीमबेटका में मिलता है। तो आप याद रखिएगा नर्मदा घाटी में है। और यह क्या है? किसका उदाहरण है? शैल चित्रकला का। किसका? शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या है? श्रेष्ठ उदाहरण है। तो आपसे पूछेगा शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताइए कौन है, तो आप क्या बताओगे? भीमबेटका। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा था फिर। क्लियर है? अब सुनिए, कहता है कि भीमबेटका से तीनों कालखंडों के चित्र मिलते हैं। ये भी पीसीएस में पूछ दिया था। ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा कि भीमबेटका का जो शैल चित्र है, गुफा है जहां पे शैल चित्र बने हुए हैं, वहां से पूरा पाषाणकालीन चित्र, मध्य पाषाणकालीन चित्र और नौ पाषाणकालीन चित्र, तीनों कालखंडों के चित्र वहां पे मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां से तीनों कालखंडों के चित्र मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, ये जितने पॉइंट लिखाए हैं सारा प्रश्न बन चुका है। क्लियर है? अब सुनिए, लिखो नहीं भैया, समय दूंगा लिखने के लिए, पहले समझ लो। आ जाओ, मध्य पाषाण काल में आते हैं तो पहला स्थल का नाम आपको याद रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, चौपानी मांडो। क्या नाम है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो हमारे यूपी में है। कहां पे है? यूपी में। यहां से क्या मिला है? तो मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? यहां से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ये भी पीसीएस में पूछा गया था। मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। तो मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं मृदभांड कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो मिट्टी के बने हुए बर्तन का साक्ष्य कहां से मिला है? चौपानी मांडो। का किस राज्य से संबंधित है? यूपी। दूसरा आपको याद रखना है सराय नाहर। क्या नाम है? सराय नाहर। ये भी आपका यूपी में है। कहां पे बाबू? यूपी में है। तीसरा आपको याद रखना है महदहा। क्या नाम है? महदहा। क्या नाम है? महदहा। एक और नाम आता है दमदमा। तो दमदमा आपका जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पीसीएस हुआ था एग्जाम, उसमें पूछ दिया था। तो इन दोनों स्थलों से क्या मिलता है भाई? तो ध्यान से सुनिएगा। सराय नाहर और महदहा से आपके हड्डी के बने उपकरण मिलते हैं और सिंग से निर्मित उपकरण मिलते हैं। दो चीजें याद रखनी है, हड्डी और सिंग से निर्मित उपकरण मिलते हैं। ठीक है ना? जानवरों की हड्डियों से वो हथियार बना, नुकीला, हड्डी मजबूत होता है भाई,
आराम से बना देंगे। या फिर जो हिरन का सींग होता है तो सींग भी तो मजबूत होता है, बैल का सींग होता है, उसको निकाल लिया और अपने भाले के ऊपर हिस्से में लगा दिया और मार दिया, है ना, तभी तो शिकार कर पाएगा। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे हड्डी से बने, हड्डी एवं सींग से बने उपकरण मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो चौथा जो उदाहरण आपको याद रखना है, एग्जाम्पल नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बागौर। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जगह का नाम है बागौर। क्या नाम है? बागौर। ये कहां पे है? राजस्थान के कहां पे है? भीलवाड़ा में, भिलवा दिया, भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा में स्थित है ये बागौर। एक और नाम आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, है ना, आदमगढ़। क्या नाम याद रखना है? आदमगढ़। ये कहां पे है? एमपी में है। और ये कहां पे? होशंगाबाद, एमपी के होशंगाबाद में है। अब इन दोनों जगहों से क्या मिला है साक्ष्य? इन दोनों जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? आपने पढ़ा ना, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, तो यहीं से साक्ष्य मिला है वो कि हाँ यहाँ पशुपालन होता था, यहाँ से साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्यों? क्योंकि पशुओं के यहाँ पे अस्थि पंजर मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन होता था, ठीक है ना। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो इतना आपको जो है मध्य पाषाण काल के एग्जाम्पल से याद रखने पड़ेंगे। फिर हम आते हैं पहला नवपाषाण काल में। क्या याद रखना है आपको? नवपाषाण कालिक जो स्थल था जहां से नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, पहला नाम आपको याद रखना है बुर्ज होम। क्या नाम याद रखना है? बुर्ज होम। इसी को क्या कहते हैं? गड्ढा घर। क्या कहते हैं? गड्ढा घर कहते हैं, या गर्त आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त आवास या गर्तावास भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में एक स्थल मिलता है जिसका नाम है बुर्ज होम, गड्ढा घर या फिर गर्त आवास। यहां से क्या मिला है साक्ष्य? ये आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछ दिया था, लगभग 2012 के 2018 के एग्जाम में पूछा था। तो यहां से जो साक्ष्य मिला वो पूछ दिया गया था कि मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। मतलब एक मानव है, मनुष्य का कंकाल मिला है, उसके बगलिए में कुत्ते का कंकाल मिला है, मतलब मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है, ठीक है। तो यहां से मिला है। तो मानव कंकाल के साथ मानव कंकाल लिख दे रहा हूं, कंकाल के साथ क्या मिला है? कुत्ते का कंकाल मिला है, कंकाल मिला है, यहां से साक्ष्य मिला है। ये नवपाषाणिक है। दूसरा जो नाम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी पीसीएस में पूछा गया था, गुफकराल। क्या नाम था? गुफकराल। गुफकराल भी जम्मू कश्मीर का ही एक स्थल है जिसकी खुदाई हो रही थी, तो वहां से भी नवपाषाण कालिक जो है साक्ष्य मिल रहे थे, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है? गुफकराल। गुफकराल कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। अब सुनिए, जो तीसरा नवपाषाणिक स्थल का नाम आपको याद रखना है उसका नाम है कोल्डिहवा। क्या नाम है? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहां पे है? यूपी में, इलाहाबाद में। कहां पे है? यूपी के इलाहाबाद में है। और कोल्डिहवा से प्रश्न बना है कि यहां से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल की भूसी मिली है यहां से, भूसी, ठीक है ना, इलाहाबाद से भूसी। तो यहां से प्राचीनतम क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले। अब यहां से थोड़ा सा देखना, एक बार पीसीएस में पूछ दिया था, 3 नाम मैं बता दे रहा हूं आपको। कहां लिख दूं? यहीं पे लिख दूं? यहां पे लिख दे रहा हूं। आप याद रखना, पहला नाम लहुरा देव,
लहुरा देव, ये लहुरा देव यूपी में है। दूसरा याद रखना मेहरगढ़, क्या? मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान, ठीक है ना। और तीसरा नाम याद रखना कोल्डिहवा, क्या याद रखोगे? कोल्डिहवा, ये आपका यूपी में है। देखो आपसे अगर पूछेगा परीक्षा में कि कृषि का, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सबसे पहले कृषि कहाँ पे की गई थी, ऐसे पूछ दे तो आप क्या मारोगे? लहुरा देव को। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं रहेंगे, मेहरगढ़ और कोल्डिहवा रहेगा तो मेहरगढ़ को। अगर ऑप्शन में ये दोनों ना रहे, केवल कोल्डिहवा रहा, बाकी और सारा कोई कोई नाम दे दिए, तो आप किस पे मार के आओगे? मतलब तीनों आपको याद रखना है, और तीनों दे देगा तो किस पे मारोगे? लहुरा देव। तीनों जगह से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पे कहाँ मिला है? फिर दूसरे नंबर पे मेहरगढ़, तीसरे नंबर पे कोल्डिहवा, ठीक है। ये बड़े एग्जामों में पूछा था, आईएएस के एग्जाम में भी स्टेटमेंट बना है, पीसीएस में तो पूछ ही दिया है, ऐसे ही पूछ दिया था। अब सोचिए ना, सभी लोग कोल्डिहवा कोल्डिहवा पढ़ के गए थे, अब पूछा था लहुरा देव मेहरगढ़ इसमें कौन सा प्राचीनतम था बताइए? जो डीप नहीं पढ़ेगा जाके क्या कर पाएगा, है ना, कुछ नहीं करेगा, बस घंटी बजा के चला आएगा मंदिर का, है ना। तो ऐसे नहीं करना आप, ऐसे तो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? लहुरा देव। उसके बाद और ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये तो पूछ दिया था एक बार, सबका दिमाग चकरिया गया था। उसके बाद मैं सोचता हूँ तुम लोगों को बता दूं, भाई पूछ देगा कभी, है ना। आ जाओ। चौथा जो आपका स्थल याद रखना है, जो 9 पाषाण कालिक है, उसका नाम है संगन कल्लू। क्या नाम है? संगन कल्लू, संगन कल्लू। संगन कल्लू जो है कर्नाटक का स्थल है। कहां से मिला है ये? कर्नाटक से मिला है। और यहां से क्या साक्ष्य मिलता है? ये राख का टीला मिलता है। यहां से क्या मिलता है? राख का टीला मिलता है, राख का टीला मिलता है, ठीक है ना। पांचवा आपको याद रखना होगा चिरांद। क्या नाम है? चिरांद। चिरांद बिहार का स्थल है। कहाँ का स्थल है? बिहार का स्थल है। यहां से सींग से निर्मित उपकरण मिलते हैं। किससे? हिरण के सींग का। किसके? हिरण के सींग से निर्मित उपकरण मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इतना याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप पीसीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन सही कर पाओगे। लिख लीजिए।